आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। चैप्टर 1 है हमारा, ईंटें, मनके और अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता वाला अपना चैप्टर है और इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 से, जिसमें से लगभग मैं आपसे 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आप उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड में लिख देना जाके अपने नाम के साथ। ठीक है, और बाकी मैं आपको सारे आंसर साथ के साथ बताते हुए चलूंगा। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में आपके एमसीक्यू काफ़ी आने वाले हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन का वेटेज आपके एग्जाम में काफ़ी है, तो आपको उसे क्या करना है, समझते हुए चलना है एक एक क्वेश्चन को। टेलीग्राम ग्रुप अब अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जितनी भी अपडेट होती है सारी वहाँ पे मिल जाएगी, और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं वीडियो के, प्लेलिस्ट वगैरह, वो सारा आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दे दिया जाएगा। और वहाँ पे काफ़ी पीडीएफ भी डाल दिया एमसीक्यू क्वेश्चन की, पॉलिटिकल वगैरह की, जो आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। एंड्रॉयड ऐप आप हमारी ज़रूर डाउनलोड करें। एकलव्य ऑफिशियल नाम से हमारी ऐप है, और आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस ऐप में आप डेली क्विज वाला जो सेक्शन है, डेली क्विज वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एमसीक्यू मिलेंगे विभिन्न सब्जेक्टों के। तो आप वहाँ से अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और जो भी बच्चा नोट्स पढ़ना चाहता है वो हमारी वेबसाइट पे विजिट करे, eklavyastudypoint.com। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, सिंपल। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है eklavyastudypoint.com, और सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगी। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। वेबसाइट जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये 3 लाइनें दिख रही हैं, आपको इन 3 लाइनों पे जाना है। क्लिक कर दोगे आप इस पे तो आपके सामने इस तरीके से कैटेगरी आ जाएगी। फिर आपको क्लास 12th में जाना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे सारे, और आप जिस सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ना चाहते हो आप उस पर क्लिक करके आगे आप उसके नोट्स देख सकते हैं। और जल्दी ही आपको सभी सब्जेक्टों के नोट्स डाल दिए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट के अभी नहीं डाले हमने, पर हम उसे डाल रहे हैं, तो हो सकता है 10-12 दिन में हम उसको डाल दें। तो आप जरूर वेबसाइट पे विजिट करें और आप यहाँ से नोट्स पढ़ सकते हैं। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल एनसीईआरटी से बनाए मैंने, बिल्कुल डीप बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? कब पता लगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में? तो ये पता लगा था 1921 में। ठीक है, 1921 में पता लगा था। सबसे पहले जिस जगह पे इसके साक्ष्य मिले थे उस जगह का नाम था हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया था हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। चैप्टर की वीडियो जरूर देखो, वहां पे एक एक पॉइंट आपको बताया हुआ है, कैसे इसकी खोज हुई थी, किसने खोज की थी, सब कुछ आपको विस्तार से चैप्टर की थ्योरी वाली वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पे हम केवल प्रैक्टिस एमसीक्यू कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलो। ठीक है, 1921 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही, मतलब इसमें ऑप्शन जो है काफी क्लोज है। धार्मिक ग्रंथ, आपको ये तो पता लगा है कि वहां पे कुछ मोहरें वगैरह मिली हैं जिसमें किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ तो मिला है, पर वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। तो धार्मिक ग्रंथ का तो यहाँ पे कोई महत्व होगा ही नहीं, आप इसको बिल्कुल कट कर दो। अब आगे देखो, खुदाई में प्राप्त अवशेष, ये आपका ऑप्शन सही है। धातु के बर्तन भी मिले होंगे, बिल्कुल सही है। स्थापत्य कला भी है, बिल्कुल सही है। बट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत, यानी इन 3 में से आपको मुख्य स्रोत क्या लग रहा है? तो यहाँ पे आपका मुख्य स्रोत हो जाएगा खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष, क्योंकि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज अचानक ही हो गई थी। क्या हो रहा था कि रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था जिसके लिए खुदाई चल रही थी। ठीक है, अचानक से वहां पे कुछ बड़ी बड़ी ईंटें मिली और कुछ मृद भांड वगैरह मिले वहां पे, तब पता लगा कि यहाँ पे कभी कोई सभ्यता थी। ठीक है, तो यानी कि खुदाई में प्राप्त जो अवशेष हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी के लिए। तो आप इस तरीके से इसके आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, क्लोज आंसर आपसे बिल्कुल, मतलब ऑप्शन इतने क्लोज दे देंगे आपको पेपर में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, 2 ऑप्शन होंगे बीच में कौन सा लगाए। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ एक बार। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी कौन सी धातु के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो देखिए ऑप्शन में है लोहा, तांबा, सोना, और इनमें से कोई नहीं। तो तांबा तो आपको पता है, राजस्थान में जो खेतड़ी नामक जगह है वहां पे भी था। और आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ओमान से भी तांबा लाया जाता था, यानी तांबा की तो जानकारी थी। सोने के बारे में भी जिक्र है, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर को अच्छे से तो आपको सोने का भी जिक्र मिलेगा।
ठीक है, लेकिन लोहा जो है इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब आप हड़प्पा सभ्यता के बाद के समय में जब आप वैदिक काल के बारे में पढ़ते हो 1500 बीसी से लेके 500-600 बीसी के बीच का जो काल था, जो वैदिक काल माना जाता है, उस दौरान लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, जानकारी लोहे की जो मिलती है उसी दौरान मिलती है, यानी कि लोहे की जानकारी नहीं थी, तो आपको यहाँ पे क्लियर पता लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है। ये बहुत आसान है। ठीक है, आप मैप में देखते हो तो आपको इधर दिखता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान वाली साइड में। ठीक है, तो वर्तमान में पूछ रहे हैं तो आप यहाँ पे पाकिस्तान करोगे, वरना उस समय की अगर हम बात करें तब तो ये भारत ही होता था, पूरा पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो वर्तमान की अगर आपसे पूछी जाए तो पाकिस्तान आपको याद रखना है, बिल्कुल आसान है एकदम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो देखिए ध्यान से समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 हड़प्पा, तो देखिए इसमें ये तीनों ही हैं, तीनों ही हैं जो इसकी खोज से संबंधित हैं। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या खोजा गया था, आपको पता है हड़प्पा। और हड़प्पा जो खोजा गया था सबसे पहले, तो कौन थे उसको खोजने वाले, तो आप देखोगे दयाराम साहनी। ठीक है, तो दयाराम साहनी मेन हो जाएगा, लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जॉन मार्शल आएगा। अब यहाँ पे आपको देखो खोज का श्रेय की बात करें तो दयाराम साहनी, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दें और आपसे ये पूछ लें कि हड़प्पा की खोज जब हुई थी तो उस समय नेतृत्व किसका था, तब आपको जॉन मार्शल वहां पे आंसर हो जाएगा आपको। तो ये दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, आपको ये समझते हुए चलना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहे हैं कि मृतकों का टीला जो है वो किसका शाब्दिक अर्थ है, हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, वृषभ का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है। अब मोहनजोदड़ो जो था उसकी खोज किसने की थी, हड़प्पा में तो हमने पढ़ लिया कि हड़प्पा की जो खोज थी वो दयाराम साहनी, और जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज का श्रेय जो है वो रखालदास बनर्जी को जाता है। ठीक है, आर.डी. बनर्जी। लेकिन यहाँ पे फिर से आप समझिए, अगर आपसे ये पूछ लें कि ये खोज किसके नेतृत्व में हुई थी, तो फिर से आंसर आपका जॉन मार्शल हो जाएगा। लेकिन जब पर्टिकुलर किसी मोहनजोदड़ो या हड़प्पा से बात करें तब आपको रखालदास बनर्जी या फिर दयाराम साहनी इस तरीके से आंसर देना है। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है पेपर में, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलो, इसीलिए मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। देखिए आगे कह रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए नहर का भी वो इस्तेमाल करते थे, कुएं का भी वो इस्तेमाल करते थे, और जलाशयों का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे तो तीनों ही सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हड़प्पा डैश नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर देखिए, बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं। हड़प्पा डैश नदी के तट पर स्थित है, सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, हमारे दिमाग में बसा हुआ है हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप क्या करोगे, तुरंत ही आंसर लगा दोगे सिंधु। तुरंत ही आप क्वेश्चन को देखते के साथ, हो सकता है आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ो भी ना और सीधा सिंधु लगा दो, और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा गलत। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। ठीक है, हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। तो यहाँ पे आंसर आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप एनसीईआरटी किताब में देखिए, वहां मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल सर्च करो, गूगल पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से मैं आपको पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझते हुए चलो। देखिए कालीबंगा कहीं पे लिखा रहता है, कई जगह पे कालीबंगन लिखा रहता है। ठीक है, दोनों आप ध्यान देखें। कालीबंगन जो है वर्तमान में डैश में स्थित है, यानी कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो आप जानते होंगे आई होप सभी कि ये राजस्थान जो है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगन जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कालीबंगन राजस्थान, और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के नजदीक। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो डैश नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए अभी मैंने आपसे पूछा था हड़प्पा, आपको मैंने यहाँ पे क्लियर करा था कि रावी नदी के तट पर है। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो डैश नदी के तट पर है, तब आपका आंसर क्या होगा, याद रखें तब आपका आंसर होगा सिंधु। और आपको एग्जामिनर अगर अगर पेपर में क्वेश्चन देता है तो आपको ऑप्शन सबसे नंबर 1 पे ही दे देंगे, ताकि कंफ्यूजन वहां पे ज्यादा क्रिएट होती है और जल्दी गलती कर देते हैं। तो मोहनजोदड़ो पूछे तो सिंधु, और हड़प्पा पूछे
तो रावी। ठीक है, दोनों को आपको बिल्कुल याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पहले आई थिंक पहले पेज पे ही इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारी हड़प्पाई मुहर। जो मुहर थी वो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु के रूप में देखी गई है। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ऐसा आ सकता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहे कि हड़प्पाई मुहर डैश पत्थर की बनाई जाती थी, कौन से पत्थर से बनाई जाती थी? क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन आपके सामने है, चर्ट नामक पत्थर से, कार्नेलियन, सेल खड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पुरातत्वविद डैश शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। अब आप इसका ऑप्शन देखिए ध्यान से, संस्कृति शब्द है वो, या सभ्यता शब्द है वो, या शैली शब्द है वो। इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी में आपको पहले पेज पे ही मिल जाएगा। ठीक है, ये जो संस्कृति शब्द है, संस्कृति शब्द जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि मिट्टी के हल्के प्रतिरूप कहाँ पर मिले? मिट्टी के हल्के प्रतिरूप महाराष्ट्र में, गुजरात में, चहुंदड़ो में, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, चहुंदड़ो, चहुंदड़ो ऐसे कुछ होगा ये, या चोलिस्तान और बनावली में। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार ध्यान से, इसका आंसर हो जाएगा चोलिस्तान बनावली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कह रहे कि नहरों के कुछ अवशेष, नहरों के कुछ अवशेष डैश से प्राप्त हुए हैं, यानी कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं नहरों के अवशेष? ऑप्शन है, अफगानिस्तान में शोरतुगही से, या गुजरात में लोथल से, पाकिस्तान में चहुंदड़ों चहुंदड़ों से, या हरियाणा के बनावली से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि ये सोरतुगही से हुए थे। ठीक है, अफगानिस्तान सोरतुगही, आप इसे पढ़ लो, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जुते हुए खेत के साक्ष्य डैश से प्राप्त हुए, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान में कालीबंगन से, गुजरात के लोथल से, पाकिस्तान में चहुंदड़ों से, या हरियाणा में बनावली से, कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये है राजस्थान में कालीबंगन। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगन। और जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार से जुताई मिली है। ठीक है, जुताई अलग अलग तरीके से जो एक दूसरे को समकोण पे कुछ काटती है, और ऐसा भी लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, आप ध्यान से देखो अगर आपने पढ़ा है तो, कि ऐसा माना जाता है कि शायद ये किसान लोग एक ही खेत पर दो तरह की फसल उगाते थे। इस जुताई के प्रमाण को देख के ऐसा इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि धौलावीरा किस राज्य से संबंधित है? आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, और आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। ठीक है, जरूर देने हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि धौलावीरा जो है किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश, और डी है हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल डैश है। ये तो बहुत आसान है, आपको पता है जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था उसी के नाम पे इस सभ्यता का नाम भी पड़ गया था, यानी वो है हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था 1921 में। इसके बाद 1922 में खोजा गया था मोहनजोदड़ो, और उसके बाद फिर अन्य जगहों का नाम पता लगते गए धीरे धीरे आने वाले वर्षों में। तो यहाँ पे हड़प्पा आपको याद रखना है, और हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया था हड़प्पा सभ्यता। ये सारा चैप्टर में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है आपके सामने, जॉन मार्शल को कहा जाता है, या अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है, या फ्रांसिस बुकानन को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो ये जो कनिंगम थे, जिनको एक भ्रम भी हो गया था, भ्रम वाला क्वेश्चन भी इनका काफी पूछा जाता है, ये कनिंगम जो थे इनको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो में बस्तियां कितने हिस्सों में विभाजित थी? ऑप्शन है 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, या 7 हिस्सों में। तो ये आपने पढ़ा होगा कि 2 हिस्सों में, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि दुर्ग और निचला शहर, अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप चैप्टर की वीडियो को जरूर देखो, लिंक आपको सारी प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पहले से।
क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टता। अब देखो फिर से आपको आंसर यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। सबसे अनूठी हम क्या कह सकते हैं? कृषि, या इसकी जल निकास प्रणाली, या इसकी पूजा पद्धति, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है उसकी जल निकास प्रणाली है, सुनियोजित जल निकास प्रणाली। आप पढ़ते हो कि बहुत ही ड्रेनेज सिस्टम जो था यहाँ का, और सड़कें भी आप देखोगे बहुत ही मतलब व्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जल निकास प्रणाली आपको सही आंसर लगाना है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के अनुसार बनाया गया था? आपको पता है उनका सड़कों और नालियों का एक तरह से जाल सा था, और ग्रिड पद्धति। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन 23 का सी। ठीक है, ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश और डैश में पूरी बस्तियां किले बंद थी। कहाँ पे पूरी बस्तियां किले बंद थी? क्वेश्चन नंबर 24। तो ये अगर आप इसका आंसर देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको मिल जाएगा धौलावीरा और लोथल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था वो डैश भवनों का उदाहरण था। अब आप इसका मुझे आंसर देंगे कमेंट में। यह आपके लिए आज का सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। आप कमेंट में आंसर बताएं कि देखो आपने दो तरह के पढ़े थे, एक तो विशिष्ट सार्वजनिक वाले और एक आवासीय भवन। तो आपको यही इन्हीं दो में से आपका आंसर है। आप मुझे कमेंट में बताएं कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 700 के करीब, लगभग 700 के करीब यहाँ पे कुएं थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाया जाता है? ये आपके लिए आज का तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। हड़प्पाई जो बाट है, बाट के बारे में आपने पढ़ा है, कौन से पत्थर से बनाया जाता था? तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, हाजा पक्षी डैश था। अब ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में आया हुआ है सीबीएसई में पिछले साल, यानी कि जो पिछले साल जो 2020 का एग्जाम हुआ था बोर्ड एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। मैंने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी कराया है और लाइव क्लास में भी इसको डिस्कस किया था क्वेश्चन को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन आता होगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। और हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसने आज तक ये क्वेश्चन ही ना पढ़ा हो ना समझा हो, तो इसके लिए उसे एनसीईआरटी देखनी है। एनसीईआरटी देखनी है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेख डैश को नाविकों का देश कहते हैं। कौन सा लेख है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेलूहा। मेलूहा। ठीक है, 29 का आंसर हो जाएगा मेलूहा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था? मगान नाम जो है वो किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था? नागेश्वर, ओमान, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, तो ये इस्तेमाल किया जाता था ओमान के लिए। ठीक है, ओमान को मगान नाम से भी बोलते थे, बुलाते थे। ठीक है, ओमान के लिए मगान क्षेत्र का मगान नाम यूज किया जाता था ओमान क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31, फयांस के लघु पात्र डैश से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? ध्यान से एक बार ऑप्शन को देख लो पहले। ठीक है, तो आपको पता होगा ये दुर्लभ है एक तरह से, तो ये हर जगह से तो प्राप्त होगा नहीं, तो मेन शहर से प्राप्त हुआ था। अब मेन शहर में आ जाओगे तो आपको सीधा एक ही चीज दिखेगी, वो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 31 का। 32वां क्वेश्चन देखो, डैश एक छोटी सी बस्ती थी। ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में ही संलग्न थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 32वें का। 32वें का आंसर आप देंगे चहुंदड़ो। ठीक है, माफी चाहता हूँ, टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक हो सकती है ऑप्शन में, क्योंकि मैंने खुद टाइप करे हैं तो नहीं हो पा रहे थे हिंदी की टाइपिंग ज्यादा अच्छी। पर आप समझ अच्छे से जाओगे। ठीक है, कोई कमेंट इस चीज के लिए ना करे। 32वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से क्या शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता है? शिल्प कार्य के अंतर्गत क्या नहीं आता है? मनके बनाना, शिकार करना, धातु से रिलेटेड चीजें, शंख की कटाई करना, मुहर बनाना, बाट बनाना। बहुत आसान क्वेश्चन है। शिकार करना जो है वो शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा ये जितने काम है ये सारे शिल्प कार्य में आते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 है। अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से क्या मनके के निर्माण में उपयोग में लाया जाता था? किसे? ऑप्शन है कार्नेलियन और जैस्पर, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी, तांबा और कांसा, सोना, शंख, फयांस, पकी मिट्टी और प्रोक्स सभी। आंसर आपको कमेंट में बताना है। और ये मैं क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछता हूं ताकि आप एनसीईआरटी कम से कम एक बार ओपन तो करो, उसको ढूंढो तो सही। अगर आपको नहीं आता तो इसलिए आंसर जरूर देने की कोशिश करें। हालांकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लाइक जरूर कर दूंगा आपकी कमेंट को, पर आप कोशिश करो रिप्लाई जरूर दो अपने नाम के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, छेद करने के उपकरण कहाँ पे मिले हैं?
छेद करने के उपकरण कहाँ पे मिले? तीनों जगह मिले, लोथल में भी मिले, चाहुंदड़ो में भी मिले और धौलावीरा में भी मिले। तो आपके लिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डैश एक मुलायम पत्थर था जिसका आसानी से इस्तेमाल हो जाता था। तो कौन सा मुलायम पत्थर था? तो ये हो जाएगा सेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी जो था एक मुलायम पत्थर था। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित थी? निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित थी? 37वां, ध्यान से देखो। ठीक है, तो नागेश्वर और बालाकोट। और मुझे याद आ रहा है कि ये ना आपके आई थिंक ये मैप में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये बिल्कुल याद होने चाहिए आंसर तो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मैप में किस जगह पे है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। 38वां प्रश्न है कि पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले सबूत को, साक्ष्य को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम दिया है? ठीक है, तो ये खेतड़ी, खेतड़ी फेमस है तांबे के लिए, याद रखें। जो ये खेतड़ी से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सबूत जो मिले हैं, इसको गणेश्वर जोधपुरा नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 39 पे आते हैं, ओमान से क्या लाया जाता था? तो अब तांबा लाया जाता था ओमान से, ये हमने पढ़ा हुआ है। और इसके बाद 40वां प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। ये कब की थी? तो देखिए 1921 में ही हड़प्पा नामक शहर पे खोज हो चुकी थी। उसके बाद अगले साल अगर आप देखोगे तो मोहनजोदड़ो में हो चुकी थी। तो अभी कंफर्म नहीं हुआ था। ठीक है, अभी इस पे कार्य चल रहा था। तो उसके बाद जाके 1924 में जाके पूरी तरीके से जब सब कुछ कंफर्म हो गया, तब जाके जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने पूरी दुनिया के सामने सबूत रख दिए कि हमने दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक महान सभ्यता की खोज कर ली है, हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन याद आ गया कि मैंने चैप्टर में पढ़ाया था 1921 में खोज हुई, और मैंने ये बताया कि ये 5000 से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता है। ठीक है, मैंने बताया था कि 5000 साल से भी पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। और इसमें इसको कोई 5000 साल पुरानी कहता है, कुछ इतिहासकारों ने इसे 5500 साल पुरानी कही है, तो कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये लगभग 8000 साल पुरानी सभ्यता है, लेकिन लगभग लगभग इसको हम 5000 साल पुरानी मानते हैं। तो वहीं पे किसी महान व्यक्तित्व ने कमेंट करा था, तो उसने ये मुझे पूछा था कि सर आपने तो बताया 1921 में इसकी खोज हुई, तो ये 5000 साल पुरानी सभ्यता कैसे हो गई? तो ऐसे महान अगर अभी भी वीडियो में है तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये था कि ये सभ्यता बहुत पुरानी है, पर इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी 1921 में हुई। समझ गए ना? किसी चीज की खोज होना, जानकारी होना, उसके बारे में पता लगना, ये एक अलग बात है, और वो सभ्यता कितनी पुरानी होती है वो एक अलग बात होती है। तो दोनों को मतलब मिक्स नहीं करना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, और उस महान व्यक्तित्व के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या समझ बैठा। तो यहाँ पे इसको दोबारा से मैंने क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 41 देख लो एक बार। ये पेपर में आपके आया हुआ है पिछले साल 2020 के बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ, याद रखो इसे। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी? SN राव, MN राव, चंद्रशिवा राव, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है SN राव जो थे, SN राव, इनके द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 42वां कि पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से किसने अनदेखा करा? अब ये स्तर विन्यास हो सकता है आपकी समझ में ना आया हो, तो इसके लिए आप क्या करो, चैप्टर की वीडियो देखो, मैंने वहां पे आपको चित्र से समझाया स्तर विन्यास क्या होता है। ठीक है, तो 42वां क्वेश्चन जो है इसका है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने पूरी तरीके से अनदेखा, इग्नोर करा, लेकिन बाद में जब REM व्हीलर आए थे उन्होंने इस चीज को महत्व दिया और खुदाई का तरीका बदला। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। ये आपका शायद 5वां क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, 5वां या 6ठा क्वेश्चन। आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसने एक समान 37 इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना सही समझा? क्वेश्चन नंबर 44। तो ये REM व्हीलर है। जिस चीज को जॉन मार्शल ने इग्नोर करा था, उस चीज को REM व्हीलर ने महत्व दिया।
45वां प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं के बारे में पता लगता है किस चीज से? मातृ देवी की पूजा होती थी। शिव की मुहर पर मिला एक चित्र जिसे आद्य शिव का नाम दिया गया था। ठीक है, आद्य शिव का नाम दिया गया था। या ये वृक्ष की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, या सभी? तो इसके लिए सभी हो जाएगा। देखिए एग्जैक्ट क्या था कुछ किसी को नहीं पता है, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है मातृ देवी की मूर्ति को देखकर कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे। मुहर में शिव जी का चित्र मिला है तो कहते हैं कि शिव की पूजा करते थे। कई जगह पे ऐसे साक्ष्य मिले हैं तो क्या कहा जाता है, वृक्ष और प्रकृति की भी पूजा करते थे। तो ये तीनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, शमन कौन थे? समन कौन थे? आपको मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, 47वें पे आ जाओ। SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया? 47, SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया? ये हो जाएगा आपके लिए छठा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। ठीक है, आंसर मुझे कमेंट में बताइए। 48वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? ये आपका हो जाएगा 7th क्वेश्चन। ये आपका सपोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन है। लाइव क्लास में आपको अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, आंसर बता चुका हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइए। 49वां क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, गुजरात में है, आपने पढ़ा होगा सभी ने। और 50वां आखिरी क्वेश्चन है, राखी गढ़ी किस राज्य में? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो देखिए लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करें, जिसमें से मैंने आपसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे हैं, बाकी 40-42 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दिए हैं। और आप इन 7-8 क्वेश्चन के आंसर मुझे जरूर दें। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे कमेंट करेंगे उतने ही जल्दी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाकर लेकर आऊंगा आगे के चैप्टरों के। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आज की इस वीडियो के कमेंट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब आप शुरू हो जाओ कमेंट करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कर लिया करें।